नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, इसकी हमने लास्ट क्लास में रासायनिक आबंधन क्या होता है, बंध क्यों बनता है, कोई भी परमाणु जो है वो अणु क्यों बनाता है, ये सब हमने बात कर ली थी। उसके बाद में अष्टक का नियम हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लुईस संरचना के बारे में और उसके बाद में हम बंध मापदंड पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई, बंध कोण या फिर बंध कोटि के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस संरचना के बारे में। तो लुईस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी अणु की संरचना कैसी होती होगी वो एक आइडिया दिया था कि कैसे एक अणु बन रहा होगा, किस प्रकार उसकी संरचना होगी। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सभी जो तत्व हैं उनके लुईस प्रतीक यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आइडिया दिया। तो वो उसको किस बेसिस पर उन्होंने लिखा, उसको उन्होंने क्या किया कि सभी तत्व जो होते हैं उनके संयोजी कोष यानी कि बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उन्होंने डॉट डॉट करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी तत्वों के क्या दे दिए, लुईस प्रतीक दे दिए। तो लुईस संरचना के बारे में बात करें तो लुईस संरचना में प्रत्येक तत्व के लुईस प्रतीक से निरूपित किया गया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के रूप में तत्व के सामान्य प्रतीक के चारों ओर लिखकर बनाया गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 यानी कि इसका संयोजी कोष कौन सा हुआ, पहला कोष ही इसका कौन सा कोष है, संयोजी कोष है। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का प्रतीक जो है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का प्रतीक H है और इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने एक बिंदु ऐसे लगा दिया, ये क्या हो गया, इस तत्व का लुईस प्रतीक हो गया। ऐसे ही हम बात करें हीलियम की, ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p4। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p4। यानी कि इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन्होंने इसका लुईस प्रतीक कैसे लिखा, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखा और उसके चारों ओर उन्होंने क्या किया, उसके चारों ओर उसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको बिंदुओं द्वारा निरूपित कर दिया। और बिंदुओं द्वारा कैसे, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा, 1 2 3 और 4, फिर कितने 5, अब उनको युग्म में लिखा 5 और 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में, उनको उन्होंने बिंदु द्वारा निरूपित कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने सभी तत्वों के प्रतीक लिख दिए। कौन से प्रतीक, लुईस प्रतीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम में संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने एक बिंदु लगा दिया। ऐसे ही बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन किससे दिखा दिए, लुईस प्रतीक से दिखा दिए। पहले अकेले बिंदु लिखे जाते हैं फिर उन्हें युग्मित किया जाता है, यानी कि पहले जैसे फ्लोरीन में 7 संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन अगर लिखना हो तो फ्लोरीन के चारों तरफ पहले 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे एक एक, फिर उसके बाद में उनको युग्मित करते जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन उन्होंने ऐसे लिखा। ये क्या हो गया इसका लुईस प्रतीक, किसका, इस तत्व का। उन्हें लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बिंदु से निरूपित किया है तो इसलिए इनको क्या भी कह देते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कह देते हैं। अब ये तो बात थी तत्वों की। अब उन्होंने इन तत्वों के बेसिस पर अणुओं की संरचना भी लिख दी। अणुओं की संरचना कैसे लिखते हैं, हमारे सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में इतना ज्यादा इसके बारे में ज्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमारे काम की सिर्फ 2-4 स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए, बस इतना ही हमारे काम की, जितनी हमारी काम की चीजें होंगी उतनी पढ़ेंगे। तो अणुओं की लुईस संरचना उन्होंने कैसे दिखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल HF का एग्जाम्पल लेते हैं तो HF का सहसंयोजन आबंधन निर्माण कैसे होता होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलकर होता है। अब हाइड्रोजन की बात की तो
हाइड्रोजन का लुईस प्रतीक क्या था, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने 1 बिंदु लगा दिया। फ्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने 7 बिंदु लिख दिए। अब क्या है, ये अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन थे वो युग्म बनाकर क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बन जाता है। जैसे HF उन्होंने ऐसे लिख दिया, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉमन है, किसके, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और 1 किसका है, फ्लोरीन का। अब एक युग्म आ रहा है तो ये क्या बन रहा होगा, एक सहसंयोजक बंध बन रहा होगा। ऐसे उन्होंने क्या बता दिया, ये उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या किया, भिन्न परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भिन्न प्रतीकों से भी निरूपित कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन 2 अलग अलग तत्व हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उन्होंने अलग प्रतीक से दिखा दिया और फ्लोरीन के संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन को उन्होंने अलग प्रतीक से दिखा दिया। जैसे फ्लोरीन को हमने डॉट से दिखा दिया, जबकि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हमने किससे दिखा दिया, स्टार से दिखा दिया। अब यहां पर यह हाइड्रोजन अपना क्या करना चाहेगा, द्विक पूरा करना चाहेगा, यानी कि डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, जबकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये अपना डुप्लेट यानी कि द्विक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किसके साथ कर लेगा, फ्लोरीन का। तो इनके पास कॉमन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऐसे इनकी क्या हो गई, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बच्चों अपने को क्या करना है, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु लेना है कि उनका सेंट्रल एटम कौन सा होगा। अब यहां तो 2 परमाणु ही थे, तो हमारे पास कोई सेंट्रल एटम कह ही नहीं सकते कि कौन सा केंद्रीय परमाणु है। फिर क्या करना है, उसके जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट डॉट से हमें लिख देना है। उसके बाद में जो उसके बाहर वाले साइड वाले परमाणु हैं उनको साइड में लिख देना है। फिर उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें लिख देना है। अब इनका क्या करवाना है, अष्टक पूर्ण करवाना है। ऐसे ही करके हम क्या लिख देते हैं, इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अष्टक पूर्ण करवाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतनों का वो साझा कर लेंगे, उससे उनका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जनरली होगा क्या, उनका अष्टक पूर्ण करवाया जाएगा, और जितने युग्म उनका साझा हो रहा होगा, जितने युग्म इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा होगा, उतने ही बंध क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, लुईस संरचना बनाते समय सभी तत्व इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन इस प्रकार करते हैं कि उनका क्या हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए। उदाहरण के लिए हम देखें O2 का निर्माण, ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करना है, तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p4 था, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन के अणु पर हमने 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 6 डॉट लिख दिए। दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी हमने 6 डॉट लिख दिए। अब कितने ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, साझा करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आगे। अब कितने युग्म हो गए इनके बीच में कॉमन, 2 इलेक्ट्रॉनों के युग्म हो गए, तो 2 बंध इनके बीच में बन जाते हैं। तो ये क्या होगी, O2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई है। ये क्या हो गई है, O2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई है। ऐसे ही हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें H2O की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो, H2O। अब यहां पर क्या है, केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है, और साइड वाले परमाणु हाइड्रोजन है। तो केंद्रीय परमाणु के क्या लिखना है, पहले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि कितने हैं, 6 हैं। अब इनका क्या करवाना है, युग्मन करवा दी, ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब हाइड्रोजन को लिख दो, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं इनको अपने क्रॉस वाले साइन से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इधर इस साइड में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा इस हाइड्रोजन के पास।
तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब हमें इधर की साइड में एक ऑक्सीजन, एक क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है, एक डॉट, और इधर भी क्या लिखना है, एक डॉट लिखना है। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका, कैसे हो गया है, देखो बच्चों, ऑक्टेट, इस हाइड्रोजन का ये लो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस हाइड्रोजन का देखो ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये 2 आ गए। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, देख लो, एक तो इस हाइड्रोजन का आ गया है और एक इस हाइड्रोजन का आ गया है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 2 2 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए हैं, ऑक्सीजन के पास हो गए हैं। तो ये ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो कितने बंध बन रहे हैं, एक बंध बनेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होने से एक बंध बन रहा है। तो ऐसे क्या बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा। इसी प्रकार हम और भी अणुओं की संरचना बना सकते हैं। जैसे हमें CH4 यानी कि मीथेन की संरचना बनानी हो, CH4। अब यहां पे केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन है, तो कार्बन के पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये लो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट से दिखा दिए। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो कहां से आएंगे, 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये लो हाइड्रोजन हमने चारों तरफ लिख दी है। अब एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, ये साझा कर लेगा। ये लो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये लो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इस प्रकार इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, तो कितने बंध बन जाएंगे, 1 बंध बन जाएगा। इसी प्रकार सभी हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 बंध बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास CH4। तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार हम और भी अणुओं की संरचना बना सकते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। और किसी भी अणु की 1 से अधिक लुईस संरचना बन सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई नियम दिया नहीं, उन्होंने सीधे से ये कहा था कि अष्टक पूर्ण करवाना है, अष्टक या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। और इस नियम के अपवाद भी हैं, बहुत अपवाद हैं, जैसे PCl5 है। PCl5 में अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अष्टक से, जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और 5 क्लोरीन के साथ मिलकर वो क्या बना देगा, उनका अष्टक से ज्यादा यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास संयोजी कोष में हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, लुईस बिंदु संरचना हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बंध मापदंड। बंध मापदंड या सहसंयोजक आबंध प्राचल, यानी कि किसी भी बंध को मापने के लिए कौन कौन से हमारे पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स का मतलब जैसे आबंध कोटि, आबंध लंबाई, आबंध कोण, ये सब क्या है हमारे पास किसी भी बंध को मापने के लिए चीजें हैं। हम सबसे पहले आबंध कोटि की बात करें तो आबंध कोटि क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है 2 परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजक बंध बने, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सहसंयोजक आबंध प्राचल की बात कर रहे हैं। तो किन्हीं 2 परमाणु के बीच में बनने वाले बंधों की संख्या को क्या कहते हैं, आबंध कोटि। क्या कहते हैं, आबंध कोटि। तो किसी अणु या आयन में उपस्थित 2 परमाणु के बीच आबंधों की संख्या को क्या कहते हैं, आबंध कोटि। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रोजन की, H2 अणु की, तो H2 अणु में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बन रहा था, ये हमने लुईस संरचना से भी देखा था। तो इसकी आबंध कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। आबंध कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही हम बात करें N2 की, तो N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बनते हैं, तो कितने इसके आबंध कोटि हो गई, 3 हो गई। O2 की बात करें तो O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध बन रहे थे, यानी इसकी आबंध कोटि हो गई 2। अमोनिया की बात करें NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बन रहा था, तो इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आबंध कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध ही बन रहा है, जबकि नाइट्रोजन ने कुल 3 बंध बनाए हैं।
ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम और भी अणुओं की, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बंध बनते हैं, तो इसकी आबंध कोटि हो गई 3। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, आबंध कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या देख लिया हमने, आबंध कोटि। ऐसे ही हम दूसरा हमारे पास क्या आता है, आबंध की लंबाई। आबंध की लंबाई का मतलब होता है जिन 2 परमाणु के बीच में बंध बन रहा है उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को ही क्या कह देंगे हम, बंध की लंबाई कह देंगे। कौन से बंध की बात कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध की। तो यह 2 आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने H2 का अणु लिया था, H2 में 2 हाइड्रोजन है, जिसे हम एक को तो H से डिनोट कर रहे हैं और एक को H डैश से डिनोट कर रहे हैं। H डैश का मतलब ये नहीं है कि ये अलग कोई हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन ही है दोनों, लेकिन एक को हम डैश लगा के दिखा रहे हैं, यानी कि ये दूसरा हाइड्रोजन और ये पहला हाइड्रोजन, बस इतना ही। अब एक हाइड्रोजन, ये इस एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ये दूसरे हाइड्रोजन H डैश का परमाणु है, इनके नाभिक हो गए यहां पे बीच में, इनके नाभिक हो गए इनके बीच में। तो इस नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आबंध लंबाई। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को ही क्या कह देंगे, आबंध लंबाई कह देंगे। यहां से यहां तक की दूरी जो क्या होगी, इस हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ये रही, RH से डिनोट कर दिया, और इस हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो कि कितनी है, RH डैश है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, यानी कि आबंध लंबाई आ जाएगी। ऐसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आबंध की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब आबंध कोटि और आबंध लंबाई हमने पढ़ा, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? तो आबंध कोटि जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उतने ही ज्यादा बंध बनेंगे, और जितने ज्यादा बंध कैसे बन रहा था, आकर्षण बल को क्या कह रहे थे हम, बंध कह रहे थे। इसका मतलब अगर आबंध कोटि ज्यादा है, यानी कि ज्यादा बंध बन रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, और आकर्षण बल ज्यादा है तो क्या होंगे, परमाणु पास पास ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब आबंध कोटि ज्यादा होगी तो बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये आपस में कैसे हुए, व्युत्क्रमानुपाती हुए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, आबंध लंबाई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आबंध कोटि के। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बंध है तो उस बंध की लंबाई हम पिकोमीटर में ले रहे हैं। कितने पिकोमीटर आ रही है, 154 पिकोमीटर। अब दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, द्विबंध हो, तो वहां पर बंध की कोटि ज्यादा हो गई, इसका मतलब बंध लंबाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देख लो 134 पिकोमीटर आ रही है। ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध हो तो वहां पर आबंध कोटि कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब बंध लंबाई और भी कम हो जाएगी, 120 पिकोमीटर। ऐसे ही हम और भी अणुओं के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आबंध कोटि कितनी है, 1 है, उनकी आबंध लंबाई कितनी है, 74 पिकोमीटर, यानी कि 74 पिकोमीटर। अब यहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हाइड्रोजन के बीच में 1 बंध है और कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध है, तो कार्बन कार्बन वाली बंध लंबाई कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, समान प्रकार के परमाणु के बारे में बात कर रहे थे। अब परमाणु का आकार पर निर्भर करती है ना, तो हाइड्रोजन का आकार ही छोटा है कार्बन से, तो उनकी बंध लंबाई तो कम ही आएगी। ऐसे ही हम HF की बात करें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की अगर त्रिज्याओं को हम जोड़ें तो कितना आ रहा था, 94 पिकोमीटर आ रहा था। तो ये सहसंयोजक बंध की लंबाई कितनी हो गई, 92 पिकोमीटर। ऐसे ही हम और भी अणुओं की बात कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु के बीच की दूरी कितनी होती है, उनके नाभिकों के बीच की दूरी 121 पिकोमीटर। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उस बंध की लंबाई कितनी हो जाएगी, 122 पिकोमीटर। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने आबंध कोटि और आबंध लंबाई देख लिया। इसके बाद में हम देखेंगे आबंध कोण। आबंध कोण क्या होगा, आबंध कोण का मतलब होता है 2 आबंधों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है, उसी को कहते हैं आबंध कोण।
क्या होगा आबंध कोण? किसी अणु में दो आबंधों के बीच का कोण ही क्या कहलाता है? आबंध कोण। अब आबंध कैसे बन रहा था? सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, तो आबंध अगर आगे हम और नियम पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग जो सहसंयोजक बंध बन रहा था वो कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहा था। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इन्हें दो कक्षकों के बीच के कोण द्वारा भी समझा जा सकता है जिनमें आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं A2B, क्या ले रहे हैं हम? A2B, जिसमें B क्या हो गया? केंद्रीय परमाणु है और इनसे क्या जुड़े हैं? AA जुड़े हुए हैं। तो ये दो बंध बना रहा है B, एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों बंधों के बीच का जो कोण है उसी को हम क्या कह देंगे? आबंध कोण कह देंगे। तो ये हमने क्या देख लिया? आबंध कोण देख लिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें आबंध एंथैल्पी, यानी कि बंध के बनने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या फिर किसी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे हम? आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा AH से। तो डेल्टा AH क्या हो गई? आबंध एंथैल्पी। अब आबंध एंथैल्पी क्या होती है? आबंध एंथैल्पी होती है गैसीय अणु के एक मोल के आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आबंध एंथैल्पी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम H2 की बात करें तो H2 कैसे बना होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक क्या बन रहा है? सहसंयोजक बंध बन रहा है। इस बंध को तोड़ने के लिए, अब तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ही क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में क्या था? आकर्षण बल था, और ये आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की जरूरत है। तो वो जो ऊर्जा की जरूरत है इन दोनों परमाणुओं को दूर दूर भेजने के लिए, या फिर कहें इन बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं आबंध एंथैल्पी। या इससे उल्टा भी हम इसको कह सकते हैं, जब यह बंध बना होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो ऊर्जा मुक्त हुई होगी, क्योंकि आकर्षण बल से हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि प्रतिकर्षण बल जब लगता है तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहां पर ऊर्जा क्या हुई होगी? मुक्त हुई होगी, और वो जो ऊर्जा मुक्त हुई है उसी को हम कहेंगे आबंध एंथैल्पी। यानी कि एंथैल्पी का मान समान होगा, उनका चिन्ह विपरीत होगा। चिन्ह विपरीत क्यों? क्योंकि यहां तो ऊर्जा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है, और यहां क्या हो रही है? ऊर्जा अवशोषित हो रही है, ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। तो सेम मान होगा, क्योंकि इसी बंध को बनने में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी इस बंध को तोड़ने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी बंध के बनने पर या किसी बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको हम क्या कह रहे हैं? आबंध एंथैल्पी कह रहे हैं। और ये हम किस में ले रहे हैं? ये हम एक मान फिक्स करना होगा ना भाई, कितने अणुओं की बात करें, तो हम ले रहे हैं 1 मोल अणु। 1 मोल अणु में उनके जितने भी बंध हैं उनको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं? आबंध एंथैल्पी। और इसका मात्रक क्या है? मोल प्रति किलोजूल प्रति मोल। क्या है इसका इकाई? किलोजूल प्रति मोल। तो बंध ऊर्जा को दो प्रकार से समझ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो बंध निर्माण ऊर्जा और एक बंध वियोजन ऊर्जा, यानी कि निर्माण होने में जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो, या फिर हम कहें बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो। तो हमारे को दो प्रकार से यहां पर क्या मिल जाता है? बंध एंथैल्पी मिल जाती है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं Cl2। अब Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बंध बन रहा है, और इस एक बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि 1 मोल क्लोरीन के अणुओं में उनको परमाणुओं में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को क्या कह देंगे? आबंध ऊर्जा कह देंगे। तो यहां पर आबंध ऊर्जा कितनी आ रही थी? 243 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल क्लोरीन अणुओं को उसके परमाणुओं में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कितनी है? 243 किलो जूल। ऐसे ही O2 की बात करें तो O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध हैं, और इन 2 बंधों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है 1 मोल के लिए वो कितनी है? 498 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या पढ़ लेते हैं? ये आबंध एंथैल्पी। लेकिन यहां पर अभी हम क्या ले रहे थे? समान प्रकार के परमाणु ले रहे थे लेकिन अलग अलग प्रकार के अगर परमाणु हो, जैसे फॉर एग्जांपल H2O की बात करें, H2O की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बन रहे हैं। तो यहां पर हम दोनों बंधों को एक साथ नहीं तोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे? पहले एक बंध तोड़ेंगे, उस बंध को तोड़ने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये एक बंध टूट गया, यहां पर ये H है और यहां पर ये OH है।
तो ये तो H2O था, उसमें से एक बंध तोड़ रहे थे, लेकिन यहां पर OH है, तो इस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जो होगी वो अलग होगी, जबकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी वो अलग थी। तो अब क्या करें, इनके पास समान ही नहीं है ना, तो अब क्या करें, तो इसमें हम क्या, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लेते हैं इनका औसत। क्या लेंगे, इनका औसत। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिन अणुओं में एक ही प्रकार के एक से अधिक आबंध होते हैं उनके लिए विभिन्न मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल अभी हमने किसका लिया, H2O का लिया, जिसमें H2O में एक H को हमने अगर तोड़ा, जैसे हमने इस H को तोड़ा है, इस बंध को अगर तोड़ा है, तो ये किस में बदल गया, H में बदल गया और OH में बदल गया। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, गैसीय अणु ही ले रहे हैं, गैसीय अणु ही लेते हैं। तो यहां पर ऊर्जा की जो आवश्यकता थी वो कितनी थी, 502 किलो जूल प्रति मोल। इसके बाद में दूसरा बंध हम जो OH था, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब बंध को तोड़ा तो ऊर्जा की आवश्यकता कितनी थी, 427 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग है। तो यहां पर इस केस में हम क्या करेंगे, इनकी औसत ऊर्जा ले लेंगे। क्या करेंगे, औसत ऊर्जा ले लेंगे। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, औसत आबंध एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एक मोल गैसीय अणुओं के विशेष प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ले लेंगे और कुल टूटने वाले आबंधों की मोल संख्या की, कितने मोल आबंध टूटे हैं उनकी संख्या ले लेंगे। जैसे H2O में बात करें तो H2O में कितने बंध हम तोड़ रहे थे, 2 बंध तोड़ रहे थे। तो यानी कि 1 मोल H2 अणु के लिए कितने मोल बंध हो गए, 2 मोल बंध हो गए। तो मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और आबंध एंथैल्पी कितनी आ रही थी भाई, पहले बंध को तोड़ने के लिए 502 किलो जूल पर मोल और दूसरे के लिए 427 किलो जूल पर मोल। तो इनका औसत अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 464 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या इनके लिए क्या निकाल लेंगे, औसत आबंध एंथैल्पी। तो ये हमने क्या देख लिया, आबंध मापदंड देख लिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।